गुड इवनिंग गाइज। अभी आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शन सी क्लास 10th इकोनॉमिक्स का ये मॉडल पेपर। एसएसटी में जो 4 अलग अलग बुक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो ये इकोनॉमिक्स का आपका जो मॉडल पेपर है 2026 का। तो इसमें हमने सेक्शन ए देख लिया, सेक्शन बी भी आप पढ़ चुके हैं। आज हम देख रहे हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और टोटल मार्जिन जो होगा वो होगा 12 नंबर का। तो आज हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, मैंने उनके आंसर भी बताए हैं। तो ये आंसर जो है वो लिमिट के अंदर है, जितने वर्ड्स में हमें आंसर देने चाहिए उतनी ही लिमिट में मैंने लिखे हैं। तो आपको आंसर को बढ़ाने की या किसी प्रकार का इसका डिस्क्रिप्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है मॉडल पेपर 2026 सेक्शन सी क्लास 10th इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स का जो आपका मॉडल पेपर है, ये सी सेक्शन चल रहा है। पूरा पेपर 4 सेक्शन में होगा, ए, बी, सी और डी। ए 36 नंबर का होगा, बी 20 नंबर का होगा और सी जो है वो 12 नंबर का होगा, डी भी 12 नंबर का। तो ये केवल चारों सब्जेक्ट के अलग अलग 80 नंबर के आपको मॉडल पेपर में बनाकर देने वाला हूं। अभी जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को मैंने सबसे पहले लिया है, यानी इकोनॉमिक्स को मैंने इसलिए सबसे पहले लिया है कि इकोनॉमिक्स जो है वो लर्न करने में थोड़ा कठिन होता है और इकोनॉमिक्स के बाद हम लेंगे पॉलिटिकल साइंस को। तो स्टूडेंट्स आप देखते रहिए मेरे साथ, आपके चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जितना आपको संभव हो आपके साथ पढ़ने वाले, आपके रिलेटिव के कोई भी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि राजस्थान के अंदर एसएसटी में कम से कम पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो 100% नंबर लेकर के आ सके। तो आज देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि मैंने बताया इसमें किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं आएगा। 4 क्वेश्चन होंगे, चारों ही आपको करना होगा और लिमिट जो है 100 वर्ड्स की लिमिट जो है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला है व्हाई डू यू थिंक मनरेगा 2005 इज रेफर्ड टू एज राइट टू वर्क। ये महात्मा गांधी जो ग्रामीण योजना है, जो आप गांव के अंदर नरेगा के नाम से जानते हैं, ये 2005 के अंदर जो है उसको क्यों एक्सेप्ट किया गया। रेफर्ड का मतलब है एक्सेप्ट करना। तो यहां इसमें क्या दिया गया है यह बताया गया है, व्हाई डू यू थिंक मनरेगा 2005 इज रेफर्ड टू एज राइट टू वर्क। अर्थात मनरेगा 2005 जो है उसे राइट टू वर्क अर्थात काम का अधिकार, ये क्यों स्वीकार किया गया है, क्यों एक्सेप्ट किया गया है। तो आंसर बहुत इजी सा है। देखो ये कह रहा है नरेगा 2005 इज ए लॉ विच इज इंप्लीमेंटेड। इंप्लीमेंटेड माने होता है प्रारंभ करना या शुरू किया, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 200 डिस्ट्रिक्ट। यानी 2005 में जो नरेगा है वो पूरे भारत के अंदर लगभग 200 जिलों में शुरू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। इट इज रेफर्ड टू एज राइट टू वर्क, और इसे राइट टू वर्क के अंदर रेफर किया गया, एक्सेप्ट किया गया, बिकॉज क्योंकि इट गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट टू ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क। अर्थात गांवों में जो लोग काम करने में सक्षम हैं, जो काम करने के योग्य हैं, ऐसे लोगों के लिए 100 डेज यानी 100 दिनों के रोजगार की गारंटी इस नियम, इस कानून के अनुसार दी गई है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को जिसका जॉब कार्ड बना हुआ है, जो नरेगा के अंदर काम करने की योग्यता रखता है, गरीब परिवार, बीपीएल परिवार के लिए, एपीएल परिवार के लिए, सामान्य परिवार के लिए भी ये योजना होती है। इसमें काम करने के लिए आपको एक जॉब कार्ड बनाना पड़ता है और फिर ग्रामीण जो पंचायतें हैं उसके अंदर
ये काम चलता है। तो क्या कह रहा है, कितने जिलों में? 200 जिलों में। गवर्नमेंट उन सभी को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है जो व्यक्ति काम करने के एबल यानी योग्य हैं। इफ गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड वर्क विद इन 15 डेज द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। मान लीजिए अगर सरकार किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाती है, सरकार की गलती के कारण या कमजोरी के कारण या अव्यवस्था के कारण ऐसा होता है, तो गाइज 15 दिन के अंदर अंदर उस बेरोजगार व्यक्ति को अलाउंस दिया जाता है, यानी भत्ता दिया जाता है उसका सहयोग करने के लिए। तो यह आपकी थी नरेगा 2005 का रेफर्ड। तो क्या प्रश्न था कि भाई नरेगा जो है 2005 के अंदर आपको राइट टू वर्क क्यों स्वीकार किया गया है? इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि सरकार 100 डेज का रोजगार देने की गारंटी देती है, और अगर सरकार किसी कारण रोजगार नहीं दे पाती है तो फिर यहां देखिए विद इन 15 डेज 15 दिनों के अंदर अंदर ऐसे व्यक्ति को अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, जिसको हम कह सकते हैं हेल्प, भत्ता देने का प्रयास करती है, अर्थात भत्ता उसको देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल है, देखो। एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंसेज बिटवीन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। 2 क्षेत्र होते हैं, हम सब जानते हैं, एक तो प्राइवेट यानी निजी और दूसरा पब्लिक अर्थात सार्वजनिक। तो दोनों में क्या अंतर है? तो हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, इसलिए हम ज्यादा करके 3 ही अंतर लिखते हैं। मैंने एक अंतर एक्स्ट्रा लिखा है ताकि अगर आप एक भूल भी जाएं या 4 में से जो आपको इजी लगे वो आप 3 याद कर सकते हैं। पहला आप देखिए, इसमें सबसे पहले ये ले रखा है, देयर आर फॉलोइंग डिफरेंसेज बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर होते हैं। वो कौन कौन से? पहला, ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब मालिकाना हक किसका है, यानी इस सेक्टर को चलाने वाला मुखिया कौन है। तो देखो ऑनरशिप की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में तो ये कौन करता है? ऑन एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट, अर्थात पब्लिक सेक्टर के अंदर जो भी फर्म चलाई जाती है, जो भी काम होता है, उसका मालिक कौन होता है? भाई सरकार होती है। गवर्नमेंट इसका मालिकाना हक रखती है, अर्थात जो भी काम है वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऑन बाय इंडिविजुअल, यहां इंडिविजुअल देखिए थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा लिख देता हूं। इंडिविजुअल का अर्थ होता है व्यक्तिगत। इसका जो मालिक होता है प्राइवेट सेक्टर का, इसका या तो कोई निजी व्यक्ति होता है ना, इंडिविजुअल होता है, तो या तो कोई निजी व्यक्ति होता है या फिर कोई निजी कंपनी होती है। तो इस प्रकार ओनरशिप के मामले में हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर का ओनर गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट या इंडिविजुअल पर्सन होता है। दूसरा है मेन ऑब्जेक्ट। कोई भी आप काम करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, कंपनी लगाते हैं, कोई भी व्यवसाय, कोई बिजनेस करते हैं, तो भाई कोई न कोई तो पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। तो ये कह रहा है कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है इसका? तो देखो जो पब्लिक सेक्टर होता है ना, उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है लोक कल्याण करना, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। जैसे ये कह रहा है टू प्रोवाइड पब्लिक वेलफेयर लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एटीसी, अर्थात पब्लिक सेक्टर का निजी लाभ कमाना नहीं होता, इसका उद्देश्य होता है अधिकतम लोगों का कल्याण करना, शिक्षा, स्वास्थ्य या जो यातायात की साधन व्यवस्था है, यह सब आप लोगों को प्रोवाइड करवाना, उपलब्ध करवाना। और निजी क्षेत्र में टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट एंड एक्सपेंड बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है कि निजी क्षेत्र के अंदर आप कोई भी व्यापार करते हैं, कोई फर्म लगाते हैं, कोई फैक्ट्री खोलते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं, तो आप जनता के लिए नहीं कमाते, आप अपने और अपने परिवार के लिए कमाते हैं। तो यहां निजी लाभ के लिए, इसका उद्देश्य होता है निजी लाभ के लिए, अर्थात
अपना लाभ बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसका प्रमुख लक्ष्य माना गया है। तीसरा ये कह रहा है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब यह है कि आपका काम, जो कर्मचारी काम कर रहा है, उसका काम या उसका रोजगार कितना सुरक्षित है। तो देखिए, जनरली मोर सिक्योर विद फिक्स्ड सैलरी। जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, अर्थात जो लोग सरकारी सेवा में होते हैं, सामान्यतया उनका जो काम है वो सिक्योर होता है, अर्थात निश्चित होता है, सुरक्षित होता है, और उनकी सैलरी यानी उनका वेतन पेमेंट ये भी निश्चित होता है। किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी इसमें नहीं होती। जबकि प्राइवेट के अंदर क्या होता है, ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता, ये सिक्योर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, ये कंपनी के पॉलिसी पर या किसी व्यक्ति के काम करने की जो परफॉर्मेंस है, उसकी क्षमता जो है कि वो व्यक्ति कैसा काम करता है, इस बात पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, अच्छा उसका स्वास्थ्य है, मन लगा करके काम करता है, या काम करने की उसमें कोई क्वालिटी है, तो ही उसका जॉब सुरक्षित है, अदरवाइज उसका जॉब सुरक्षित नहीं होता। लास्ट इसका पॉइंट हमने लिया है फंडिंग सोर्स, अर्थात कहां से पैसे मिलते हैं। रोजगार, कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे को पैसे लगाने पड़ते हैं। तो पैसे लगाने के लिए क्या होगा, फंडिंग। देखो, पब्लिक सेक्टर में फंडिंग कौन करेगा, या तो टैक्स या गवर्नमेंट का बजट। तो बजट भी कहां से आएगा, जो लोग जितना अधिक से अधिक जो अपना लोन देते हैं, या फिर मान लीजिए जैसे टैक्स चुकाते हैं, तो गवर्नमेंट अपना प्रत्येक महीने प्रत्येक वर्ष के मार्च के महीने में अपना बजट पेश करती है। तो या तो बजट में ये व्यवस्था करती है, जो जनता का टैक्स आता है उसके आधार पर, कि हमें किसको कितना फंड देना है। और निजी जो होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, उनमें या तो जो निजी मालिक जो होता है वो अपनी संपत्ति लगाता है, और संपत्ति के लिए अगर उसके पास में पर्याप्त पैसे नहीं है तो फिर वो क्या करता है, वो लोन लेता है। सरकार से ले सकता है, बैंकों से ले सकता है, प्राइवेट साहूकार से ले सकता है, कैसे भी उधार लेकर के वो अपनी कंपनी में काम चलाता है। तो ये आज हमने देखे भाई, मॉडल पेपर में 2 क्वेश्चन आगे के 2 क्वेश्चन जो है वो आपको और बताए जाएंगे। पहला जो था, व्हाई डू यू थिंक नरेगा 2005 इज रेफर्ड टू एज राइट टू वर्क, और दूसरा हमने देखा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर और ए प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको केवल ये 4 जो मैंने बताए, उनमें से 3 के अंदर ही आपको क्या करना है, 3 अंतर लिखने हैं। चौथा अंतर मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपको किसी से भी एक अगर कठिन लग रहा है तो आप इसमें से कोई भी एक चयन कर सकते हैं। तो अभी आगे का जो क्वेश्चन है वो और अभी आपको बताया जाएगा। तो अभी जो आपने देखा क्वेश्चन 2 कंप्लीट, अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, सबसे पहले इसको देखो, इन ए बार्टर सिस्टम पीपल कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली, बट इट इज पॉसिबल इफ देयर इज ए डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। यहां आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, यानी बार्टर व्यवस्था क्या है। बार्टर व्यवस्था का मतलब होता है वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु को देकर के बदले में वस्तु खरीदना। पुराने समय में क्या होता था, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 2 बकरियां हैं, एक व्यक्ति के पास में एक गाय है, तो दोनों एक्सचेंज करते थे, क्योंकि पैसे नहीं थे, मनी नहीं थी उस टाइम में, तो 2 बकरी के बदले एक गाय की कीमत होती। तो इसी प्रकार से क्या होता कि जब भी कोई आदमी को किसी सामान को खरीदने की आवश्यकता होती, तो पहले तो उस आदमी को ढूंढना पड़ता जिसको उसके पास जो वस्तु है उसकी आवश्यकता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए रामू के पास 2 बकरी है और श्याम के पास में एक गाय है। अब पहले रामू को बकरी देके गाय लेनी है, तो पहले तो उसको ढूंढना पड़ेगा कि भाई वो कौन व्यक्ति है जिसको बकरी की आवश्यकता है। मान लीजिए सामने वाला गाय तो देना चाहता है लेकिन बकरी नहीं लेना चाहता, तो एक बहुत बड़ी
सामने डिफिकल्टी आ गई, समस्या आ गई, इसीलिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ये पर्सन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ये कह रहा है इन ए बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय की व्यवस्था में, सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था या प्रणाली, पीपल कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली, यानी लोग सामान या सेवा जो है डायरेक्ट, सीधे एक्सचेंज यानी बदल सकते थे। इट इज पॉसिबल इफ देयर इज ए डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, लेकिन ये तभी संभव था जब दोनों का संयोग बैठे, अर्थात एक व्यक्ति के पास जो देने के लिए चीज है, तो दूसरे व्यक्ति के पास वो चीज लेने की आवश्यकता होना जरूरी था। तो इस पर्सन को हम कैसे लिखेंगे ये बताना है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, मनी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी जो वस्तु विनिमय की जो समस्या थी उसकी समस्या को हल किसने कर दिया, पैसों ने। मनी, मनी माने मुद्रा, मनी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मनी ने इस समस्या को हल कर दिया या हल कर सकती है। क्यों, बिकॉज, क्योंकि मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मनी जो है वो एक्सचेंज का माध्यम है, अर्थात लेन देन का माध्यम कौन है, मनी है। दूसरा ये कह रहा है वी कैन परचेज एंड सेल गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी, अर्थात अगर हमारी जेब में पैसे हैं तो हम कोई भी वस्तु या कोई भी सेवाएं क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास में पैसे है तो आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि सामने वाले व्यक्ति के पास वो वस्तु है कि नहीं है जो आपको लेनी है। तो यहां क्या कह रहा है, वी कैन परचेज एंड सेल गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी, पैसों से हम कोई भी सामान, कोई भी सेवा खरीद सकते हैं। वी नो, हम जानते हैं, इन द बार्टर सिस्टम, कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वी हैव टू फाइंड द पर्सन, हमें उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है, हु नीड्स आवर आइटम्स, जिसको हमारी चीजों की आवश्यकता थी। बट इट इज नॉट द केस विद मनी, लेकिन अगर आपके जेब में पैसे हैं तो ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसने उदाहरण दिया है, उदाहरण से पहले एक बार समझ लीजिए, अर्थात बार्टर व्यवस्था के अंदर आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है जिस व्यक्ति के पास आपकी आवश्यकता की वस्तु है और वो आपके पास जो वस्तु उसको लेने के लिए क्या है, तैयार है, रेडी है। लेकिन मनी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप बाजार जाएंगे और वो वस्तु खरीद लेंगे। यहां ये एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सपोज, कल्पना करो, रवि इज ए फार्मर, रवि एक किसान है, हु ग्रो व्हीट, जो गेहूं उगाता है। अमित इज ए टेलर, अमित एक दर्जी है, हु स्टिच क्लॉथ्स, जो कपड़े सिलता है। इन बार्टर सिस्टम, अगर मान लीजिए बार्टर व्यवस्था है, अर्थात वस्तु विनिमय की व्यवस्था है, रवि कैन सेल हिज वेट टू अमित इफ ही वांट्स या नीड विद, कि रवि तभी अपने गेहूं अमित को बेच सकता है जब उसको गेहूं की आवश्यकता है। बट, परंतु, इफ अमित डज नॉट नीड व्हीट, लेकिन अगर मान लो अमित को गेहूं की आवश्यकता नहीं है, एक्सचेंज कैन नॉट हैपन, तो यह एक्सचेंज नहीं हो सकता। अर्थात गेहूं देकर के जो कपड़े सिलाना चाहता है वो काम है नहीं हो सकता। वो काम तभी होगा जब दर्जी को गेहूं की आवश्यकता होगी और सामने वाले को कपड़े सिलाने होंगे, अन्यथा फिर ये वस्तु विनिमय नहीं होगा। और यहां यह कहता है इन द मार्केट दैट कैन नॉट हैपन बट इन मनी सिस्टम, लेकिन अगर मनी सिस्टम है, रवि कैन सेल हिज वेट इन मार्केट, रवि अपने गेहूं को बाजार में बेच सकता है, एंड ही कैन परचेज हिज क्लॉथ्स फ्रॉम द मार्केट, और रवि मार्केट से अपने कपड़े खरीद सकता है। दस वी कैन से मनी रिमूव नीड फॉर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स बाय प्रोवाइडिंग कॉमन मीडियम दैट एवरीवन एक्सेप्ट फॉर ट्रांजैक्शन। इसलिए इसमें बताया गया है कि मनी सिस्टम के अंदर
आप कहीं भी जाकर के मार्केट में अपने आवश्यकता के अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसे ग्राहक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कंज्यूमर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जो आपके आइटम को ले सके और बदले में दूसरा आइटम में दे सके। तो इस प्रकार से मनी जो है वो डबल संयोग जो है उसको समाप्त यानी इस समस्या को हल करके और आपको एक प्रकार से क्रय विक्रय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा देखेंगे। इन बार्टर सिस्टम पीपल कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली बट इट इज पॉसिबल इफ देयर इज ए डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। या देखिए डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है कि दोनों को आवश्यकता या दोनों की चाहत ये होना जरूरी है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को तो आवश्यकता है, दूसरे को नहीं है, तो ये कभी भी नहीं होगा कि आपस में एक्सचेंज हो सके। तो आज हमने देखा सेक्शन सी के 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अब आगे देखेंगे। जो 4th क्वेश्चन है उसको